फ्रेंड्स, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू लास्ट डे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को फॉर्मेट में लाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऑलरेडी वी नो दैट कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बाय नेचर इसका बर्थ नहीं है, तो एक लॉन्ग एक्सरसाइज, एक लॉन्ग प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है कंपनी को फॉर्मेट में लाने के लिए। फॉर्मेशन के लिए हमें 4 स्टेजेस से गो थ्रू होना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो वो है प्रमोशन। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होती है। तो जब किसी के माइंड में कोई आइडिया आता है, एक आइडिया जनरेट होता है, देन उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक कंपनी प्रोसेस में आती है। तो कंपनी का जो आइडिया जिस पर्सन के माइंड में आता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक फर्म भी हो सकती है और एक कंपनी भी हो सकती है। मतलब एक कंपनी ही नई कंपनी को फॉर्मेट में ला सकती है, उसको प्रमोट कर सकती है। तो प्रमोटर वो पर्सन है जिसके माइंड में आइडिया आया और उसने उस आइडिया के रिगार्डिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो उस आइडिया के रिगार्डिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, क्या वो आइडिया फिजिबल है या नहीं, वो आइडिया प्रॉफिटेबल है या नहीं। आफ्टर दैट ही एक कंपनी रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी। तो ये प्रमोटर का वर्क रहेगा। तो हम प्रमोशन में प्रमोटर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रमोटर है कौन। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि प्रमोटर है कौन, जिसके माइंड में कंपनी का आइडिया आया। अब उसका लीगल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ, उसकी लीगल पोजीशन क्या है। वो कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, जितने भी वर्क होते हैं कंपनी को फॉर्मेशन में लाने के लिए, वो सारे कंडक्ट करता है। क्लियर। तो कंपनी के साथ उसका रिलेशन क्या बनता है, क्या वो कंपनी का एजेंट है, या वो कंपनी का ट्रस्टी है, या वो कंपनी का ओनर है, या फिर वो कंपनी का एम्प्लॉय है। जिस टाइम पर वो कंपनी को फॉर्मेट में ला रहा है उस टाइम पर कंपनी में कोई भी ऐसी टॉप अथॉरिटीज नहीं है जिसके लिए एक प्रमोटर एज अ एजेंट, एज अ ट्रस्टी काम कर सके। तो सिंपल सी बात है कि प्रमोटर ना तो एजेंट है और ना ही ट्रस्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनर की। ऑनर अगर कोई काम कर रहा है तो कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रॉफिट्स है, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो लेकिन यहाँ पर एक प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि कंपनी की फॉर्मेशन से पहले जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या कंपनी की फॉर्मेशन के बाद अगर उसने कोई प्रॉफिट अर्न करे हैं, तो वो उस प्रॉफिट को अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा, कंपनी को रिम्बर्स करेगा, कंपनी को वो प्रोवाइड करवाएगा, वापस करेगा। सिंपल। प्रमोटर ऑनर भी नहीं है और ना ही वो एज अ एम्प्लॉय कंपनी के लिए वर्क करता है। क्लियर। तो अब प्रमोटर का क्या रिलेशन है एक कंपनी के साथ में, उसका कंपनी के साथ उसका रिलेशन है फिड्यूशरी रिलेशन है उसका। फिड्यूशरी का मतलब होता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है उनके बेनिफिट के लिए। इट मींस वो कंपनी की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंपनी के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो क्या काम कर रहा है, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में, कंपनी और प्रमोटर के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन है, और वो उसी को ही प्रॉपर तरीके से अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है कंपनी के रिगार्डिंग, ताकि इन फ्यूचर जो कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले हैं उनका भी ट्रस्ट जनरेट हो कंपनी में, और वो कंपनी में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एक प्रमोटर की क्या लायबिलिटीज बनती हैं, क्या ड्यूटीज बनती हैं रिगार्डिंग अ कंपनी। पार्टनर्स की लायबिलिटी के रिगार्डिंग हम देखेंगे। फर्स्ट, ड्यू टू फिड्यूशरी रिलेशनशिप लायबिलिटी, प्रमोटर की क्या लायबिलिटी बनती है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हम बात करते हैं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की, कि दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। अगर प्रमोटर ने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे हैं,
कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम अगर प्रमोटर ने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न करे हैं या फिर उसने कंपनी को कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करी है और उस पर कोई प्रॉफिट अर्न करा है, तो वो लाइबल है उन प्रॉफिट्स को कंपनी को रिम्बर्स करने में, वापस देने में। ओके, द नेक्स्ट वन इज मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर उसने कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो अंडर सेक्शन 34 वो उस फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लाइबल रहेगा। द नेक्स्ट वन इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटीज को तोड़ रहा है या उससे कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स को जनरेट कर रहा है, तो उसको अंडर सेक्शन 339 ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसको 5 ईयर तक कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है। 5 ईयर, तो आपने ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी। अगर प्रमोटर इंसॉल्वेंट हो जाता है देन इस केस में कंपनी की कोई भी लायबिलिटी पे करनी है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। अगर प्रमोटर की डेथ हो जाती है देन इन दिस केस ऑल्सो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा कंपनीज के डेट को पे करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की ड्यूटीज में सेम वही एस्पेक्ट्स रहेंगे कि वो अगर प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो रिम्बर्स करेगा, सीक्रेट प्रॉफिट्स को वापस करेगा। कोई भी मटेरियल फैक्ट्स है जो इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मेंबर्स को पता होने चाहिए तो वो उसको डिस्क्लोज करेगा। अगर लिक्विडेशन के टाइम पर, अगर हम बात करें कि कंपनी का लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेशन के टाइम पर उसको एक लिक्विडेटर्स की रिपोर्ट में अगर ऐसा दिखाया जाता है कि प्रमोटर ने कुछ फ्रॉड किया है, कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो उनको पब्लिकली एग्जामिन किया जाएगा प्रॉपर वे में, जिस तरीके से अदर्स को एग्जामिन किया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। द नेक्स्ट हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर की। प्रमोटर को क्या मिलना चाहिए, क्या हम उसको कैश में पे करेंगे, सैलरी देंगे या शेयर में देंगे। अगर हम उसको कैश की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, कैश की फॉर्म में अगर आप उसको प्रोवाइड करवाते हो तो उसके बाद उसका कंपनी से कोई लिंक नहीं रहता है। इससे क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को भी ट्रस्ट नहीं रहता कंपनी पे कि इसका तो प्रमोटर खुद ही कंपनी से अपनी पूरी कैश अमाउंट लेकर जा चुका है, कोई लिंक नहीं है कंपनी के साथ, तो शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं रहता जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, कंपनी में अपनी ऑनरशिप कंटिन्यू रख सकता है शेयर्स परचेज करके, तो इससे जो अदर पार्टीज ज्वाइन होने वाली हैं उनका भी ट्रस्ट रहता है कि प्रमोटर भी इस रिस्क के अंदर इन्वॉल्व है, उसको कंपनी की ग्रोथ पर ट्रस्ट है कि एक दिन कंपनी ग्रो कर जाएगी। तो ये दिस इज अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आप उसको पार्टली कैश में पे कर दो और पार्टली शेयर्स में पे कर दो, ये भी बेटर ऑप्शन है। कंपनी ने जो भी एसेट्स उससे परचेज करी हैं उसका जो भी कमीशन बनता है रीजनेबल, वो उसको प्रोवाइड करवा दो। अगर प्रमोटर ने कोई भी एसेट कंपनी को सेल की है, कोई भी प्राइवेट एसेट कंपनी को सेल करी है या कंपनी के लिए एक्वायर करी है, तो जो भी रीजनेबल प्रॉफिट के साथ में अगर वो कंपनी को वो एसेट सेल कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उनको रिवील करके कि इस तरीके का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है, रीजनेबल प्रॉफिट, देन वो कंपनी उसको अलाउ करेगी उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो इस वे में हम उसको रेम्यूनरेट कर सकते हैं प्रमोटर को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से पॉसिबल है। कंपनी को फॉर्मेट में लाने से पहले उसके कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो प्रमोटर एक कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए करता है। तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन उसको हम बोलेंगे प्रीलिम कॉन्ट्रैक्ट। अब ये प्रीलिम कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मतलब किस तरीके की एक्टिविटीज की जाती हैं, ये इनकॉर्पोरेशन से पहले कंडक्ट किए जाते हैं। प्रीलिम कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट क्या है हमारा, प्रमोटर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले, मतलब कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने से पहले कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिनको बोलते हैं प्रीलिम कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रीलिम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फर्स्ट प्रीलिम कॉन्ट्रैक्ट में वो देखता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा।
कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होना चाहिए वो डिसाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज कंपनी का नेम क्या होगा, वो इस टॉपिक के बारे में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रॉपर वे से रीड आउट करेंगे कि कंपनी का नेम किस तरीके से सजेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वो कुछ अपॉइंटमेंट करता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है कि उस ऑब्जेक्टिव को किस वे में फुलफिल करना है, वो उसमें डिफाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम भेजते हैं रजिस्ट्रार को। लेकिन इसके रजिस्ट्रार को कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिल किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको भेजे जाएंगे, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे, वहां पे फिल किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें 6 क्लोज होते हैं, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आपको जिसके बारे में डिटेल जो आपको मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। सेकेंड हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। MOA हमें ये बताता है कि कंपनी का आउटसाइडर के साथ क्या रिलेशन है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो भेजेंगे कि हमारे हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन, कि हेड ऑफिस कहाँ लोकेट किया जा रहा है, किस प्लेस पर कंपनी की जो बुक्स वगैरह हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे, वो हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और विद इन 30 डेज इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजना पड़ेगा। जो कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं 30 दिन के अंदर अंदर उनके पास ये इंफॉर्मेशन को सेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट है, उनके नेम, एड्रेस, उनकी कंसर्ट, रिटन कंसर्ट, ये सब हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सेंड करना है। नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में क्या होता है कि एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी के सेक्रेटरी जिन्होंने कंपनी को फॉर्मेशन में लाए हैं, उनकी रिटन कंसर्ट, उनका प्रॉपर तरीके से जो भी डिक्लेरेशन है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में फिल करवा के रजिस्ट्रार के पास सेंड किया जाएगा। लास्ट में जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी होगी वो भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाई जाएगी। लेटर ऑफ अथॉरिटी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो सेंड करेगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। लास्ट इन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है इन सभी डॉक्यूमेंट से, तो हमें CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफाइड नंबर सेंड किया जाएगा, कंपनी को प्रोवाइड हो जाएगा, तो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन डन होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके उन वीडियोस को देखो, क्योंकि ये सारी वीडियोस लिंक्ड हैं। आप स्टार्टिंग के टॉपिक्स को स्टडी करोगे प्रॉपरली, तभी आपको आगे का कंटिन्यू इजीली समझ में आएगा। और जो भी वीडियोस के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड कमेंट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।